Good morning, students. As we discussed in our last class about sentence, its types, definitions, expressions, starting words, and all these things about it, we have already discussed. So today we will discuss about clause. So today we will discuss about like what is the difference between sentence and clause. What is the sentence and what is the clause. So start with the definition first of all. A group of words that contains one subject and one word. First of all, we need to understand what is it saying. That group of words का ऐसा ग्रुप जो कंटेन्स मतलब जिसके पास हो एक सब्जेक्ट और उसकी एक वर्ड. हमने कल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमें ये पता लगा था कि सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक मीनिंग निकलता है. सेम एज क्लॉज और सेंटेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस टॉपिक्स दो हैं, दोनों के अलग अलग सेंटेंस के टाइप होते हैं, समझने के तरीके दोनों को अलग अलग होते हैं. तो क्लोज में हमें चेक कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगी. जबकि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर आपको पता लगेगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उनका एक मीनिंग निकलता है, उसमें मोर देन वन सब्जेक्ट हो सकता है और मोर देन वन वर्ब हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम आपके साथ इसके टॉपिक्स के हम काइंड्स पढ़ने वाले हैं. काइंड्स ऑफ क्लोज. इसमें हम देखेंगे कि देर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लोजेस. देर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लोजेस. क्लोज का तीन प्रकार होते हैं क्लोज के. फर्स्ट वन एक सिंपल सेंटेंस होता है. सेकेंड वन कंपाउंड सेंटेंस होता है और थर्ड वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसके अंदर, जिसे हम कंडीशनल सेंटेंस के नाम से भी जान सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट कंडीशनल सेंटेंस. सो हियर इज आवर सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होगा, आज हमें डिस्कस करने वाले हैं. तो जो सिंपल सेंटेंस होता है इसके अंदर एक ही क्लोज होगा. दैट मीन्स अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ओनली वन क्लोज. अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस just consist only one clause. जिसका सिर्फ एक ही क्लोज हो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है. आगे हम देखें कि इसके एग्जांपल्स के बारे में. तो इसका एग्जांपल किसी भी दे सकते हैं हम, जैसे राम इज़ ईटिंग फूड, आई एम गोइंग टू मार्केट, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, सीता इज़ प्लेइंग बेसबॉल. इसके सिर्फ एक क्लोज रहेगा, वन क्लोज. दैट मीन्स वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. वन क्लोज दैट मीन्स वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. सेम एज एग्जाम्पल हम इसमें चेक कर सकते हैं. मैं इसे बाद में लिखूंगा, पहले हम एक एक कंप्लीट करते हैं आज. एग्जाम्पल दैट मीन्स सीता इज प्लेइंग बेसबॉल. यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि जो सीता है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस की वर्ब है. सो क्लोज इज अ सेंटेंस क्लोज दैट कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ड. सो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि एक ही
क्लोज होना चाहिए, दैट मीन्स एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही उसकी वर्ब होनी चाहिए। तो हम डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पर इजीली, सीता एक सब्जेक्ट है और इस प्लेइंग इसकी एक वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा। सेकंड हम देखेंगे हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जैसे कि आप हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सेम हमारे क्लोज में तीनों ही वाक्य होते हैं, तीनों ही सेंटेंस होते हैं। आई मीन सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जिसे हम हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं, और नेक्स्ट हमारा आने वाला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस भी उन्हें कहा जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, चेक करते हैं इसको भी। A compound sentence is a clause that is more than one clause, या कह सकते हैं हम two clauses that join by such as and, or, so, like that, etc. और भी कंजक्शंस हो सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस दैट मीन्स, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक से ज़्यादा क्लोज होंगे, दैट मीन्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा वर्ब हो सकती है। तो एक से ज़्यादा मोर देन वन क्लोज होंगे इसके अंदर, दैट जॉइंड बाय सच एज, लाइक ये कंजक्शंस होंगे। इनके अलावा और भी कंजक्शन हो सकते हैं, बिकॉज हो सकता है, वाइल हो सकता है, मैं अब लिख देता हूँ। बिकॉज, वाइल, एक्सेट्रा। तो कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिसमें एक से ज़्यादा क्लोज होंगे और इस तरीके के कंजक्शन से ये जुड़ा रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स हम चेक करते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, सी ओपन द बैग एंड टुक आउट अ पेन। यहाँ हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से समझिए एग्जाम्पल से। शी ओपन द बैग एंड टुक आउट अ पेन, दैट मीन्स फर्स्ट जो सेंटेंस है, सेकंड ये सेंटेंस है, ये दोनों इस कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। सी ओपन द बैग और टुक आउट अ पेंसिल। देखो इसके अंदर सी एक सब्जेक्ट है, यहाँ ये वर्ब है, यहाँ फिर से एक वर्ब है। आगे भी सी टुक आउट अ पेन। एक्चुअल में क्या होता है, रिपीटेशन नहीं कर पाते हम सब्जेक्ट्स का जब सेम सब्जेक्ट हो हमारे पास, तो इसलिए हमने सी वापस नहीं लगाया, क्योंकि दोनों एक्शन किसके द्वारा किए गए हैं, शी के द्वारा। दोनों ही एक्शन सी ने किए हैं। सी ओपन द बैग, बैग भी ओपन इसी ने किया है और पेन भी इसी ने बाहर निकाला, तो इसलिए हमने दोनों बार सब्जेक्ट नहीं लिखा रिपीटेशन की वजह से। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस है, दो क्लोज होंगे, एक क्लोज ये रहा यहाँ से यहाँ तक, और एक क्लोज सी ओपन द बैग, बीच में ये मीनवाइल ये किससे जुड़ा हुआ है, कंजक्शन एंड से। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसे क्लोज होंगे जो दो होंगे या एक से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, जिन्हें ज्वाइन किया जा सकता है कंजक्शन से। दोनों की किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। थर्ड वन हम चेक करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे कंडीशनल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि टू क्लॉजेस होंगे, लेकिन जैसे कि हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं मिश्रित वाक्य और कंडीशनल को बोलते हैं हम शर्त वाले वाक्य। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई ना कोई कंडीशन हो, कोई ना कोई डिपेंडेंसी हो, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ये ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जो पॉसिबल हो सकती हैं। टू टॉक अबाउट थिंग्स that are possible
ये ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेगा जो क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। आप इन सेंटेंसेस में इफ़ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इफ़ का। यू ऑफन यूज़ इफ़। इन तरीके के सेंटेंसेस में हम इफ़ का यूज़ कर पाते हैं कंडीशन बनाने के लिए। तो आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए पॉज लगाकर, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम आगे बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के फॉर्मेट्स की, कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। तो हम थर्ड टाइप की बात कर रहे थे, कंडीशनल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ से हम इसे चेक करेंगे। देयर आर 3 फॉर्मेट्स। देयर आर 3 formats of conditional sentence। फर्स्ट फॉर्मेट क्या कहता है इसका, चेक करते हैं। 2 क्लोज होंगे इसके अंदर। एक होगा इफ क्लोज, ये जिसे हम मेन क्लोज भी कहते हैं, एंड जो सेकंड क्लोज होगा इसका वो होगा सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज दैट मीन्स आश्रित, जो डिपेंडेंसी हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको पढ़ा रहा था, इसमें डिपेंडेंसी रहेगी, कंपाउंड सेंटेंस में कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो इसके 2 क्लोज होंगे, एक होगा इफ क्लोज, दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लोज। इफ क्लोज को मेन क्लोज भी कहा जाता है। चेक करते हैं कि इफ क्लोज कौन से कंडीशन में होगा, तो यहाँ क्या रहेगा, चेक करते हैं। अगर इफ क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो आपको सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर विल शैल, दैट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनेट फिल करना रहेगा, और इसके साथ V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, यदि इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनेट रहेगा तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट रहेगा। ये होगी आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। इफ वी हैव पास्ट इंडेफिनेट इन इफ क्लोज, देन वी हैव टू फिल आउट हियर would, should plus V1. Here is our second condition. Why we do that? क्योंकि हमने ऐसा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो यहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट फिल कर रहे थे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें इसका भी पास्ट करना था, बट फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई पास्ट होता नहीं है। बट वहाँ जो HVs होती हैं वो विल और शैल होती हैं, जो कि एक मॉडल होती हैं जो अपना पास्ट फॉर्म रखती हैं। तो विल का पास्ट होता है वर्ड और शैल का पास्ट होता है शुड। V1 क्यों लगाया? क्योंकि मॉडल हमेशा अपने बाद क्या लेता है, V1। ये हमारी सेकंड कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन इज इफ वी हैव पास्ट परफेक्ट इन इफ क्लास, देन वी हैव टू फिल आउट वुड हैव और शुड हैव प्लस V3। Here is our थर्ड कंडीशन। हमने चेक किया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। इफ़ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये फर्स्ट कंडीशन से हमें बाकी की सारी कंडीशंस बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट था, यहाँ पर इनका पास्ट किया, विल का वुड किया, शैल का शुड किया। सेम पास्ट, इधर से इधर पास्ट आया तो यहाँ से भी इधर पास्ट ले लिया। अभी पास्ट इंडेफिनिट का फिर से पास्ट किया गया और उसे थर्ड कंडीशन में लाया गया परफेक्ट में। सेम एज हमें क्या करना रहेगा इसके लिए कि हमें अब इनका पास्ट तो होता नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, परफेक्ट यूज़ किया। तो हम भी इनका परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। वुड के साथ
हैव लगाकर, क्योंकि परफेक्ट की फॉर्म होती है हैव, तो हमने टेंस में आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो वुड का कर दिया हमने वुड हैव और शैल इट कन्वर्टेड इनटू शुड हैव। V3 क्यों लगाया? क्योंकि मॉडल के साथ तो V1 आता है, लेकिन हमने यहाँ परफेक्ट की फॉर्म ले रखी है हैव और परफेक्ट में आती है V3, तो हम यहाँ ईजिली V3 का यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 आपके पास कंडीशंस हैं। हम इनकी हेल्पिंग वर्ब से भी समझ सकते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट दैट मीन्स या तो आपके पास डू डज हो या आपके पास V1 हो। पास्ट इंडेफिनेट दैट मीन्स आपके पास या तो डिड हो या आपके पास V2 हो मेन क्लोज या एफ क्लोज में। पास्ट परफेक्ट आपके पास ऑलरेडी हैड प्लस V3 रहेगा। दैट मीन्स यदि इफ क्लोज या मेन क्लोज के अंदर डू डज या V1 है तो हमें फिर सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर क्या फिल आउट करना है? विल या शैल, और उसके साथ करना है V1। एग्जैक्ट ऐसे ही सेकेंड कंडीशन में हम क्या करेंगे? यदि हमारे पास इफ़ क्लोज या मेन क्लोज में डिड या V2 है तो हम आगे वुड शुड प्लस V1 फिल कर देंगे। सेम एज यदि हमारे पास पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 है देन वी हैव टू फिल आउट वुड हैव और शुड हैव प्लस V3। एग्जैक्ट का क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएगा। आपको ये एक्सरसाइज जो होंगी उनके अंदर आपको ये क्लोज देकर ये क्लोज पूछ लिया जाएगा। दिस क्लोज इज गिवन एंड दिस क्लोज बी आस्क्ड। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि यदि ये दिया गया है तो ये पूछ सकता है और यदि ये दिया गया है तो ये पूछा जा सकता है। तो ये क्लोज की जो 3 सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स या कंडीशनल, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों ही सेंटेंस इस टाइप के। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एलिमेंट। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या होते हैं? दैट मीन्स ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिनसे एक सेंटेंस बना हुआ रहता है। तो आपको सेंटेंस की जो रिकॉर्डिंग थी वो मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में। द रिकॉर्डिंग इज सब्जेक्ट, HV, MV एंड देन ऑब्जेक्ट एंड अदर। अदर थिंग्स क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर। सब्जेक्ट और मेन वर्ब। अभी जो HV है ये टेंस के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? टेंस के अकॉर्डिंग आती है। मेन वर्ब्स, ऑब्जेक्ट। फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में। तो जो सब्जेक्ट होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ डूअर पर्सन। डूअर पर्सन दैट मीन्स ऐसा पर्सन या ऐसी कोई भी चीज़ जो वर्क कर सकती है, एक्शन ले सकती है। ध्यान रहे, एक्शन लेने वाली हर चीज़ सब्जेक्ट बनती है। चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप देखते हैं इसका। Here is first type of subject and that is simple subject. सिंपल सब्जेक्ट, इसके बारे में हम बात करें तो सिंपल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है एक ऐसे सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक वर्ड रहेगा जिसका कोई मॉडिफायर नहीं होगा। दैट मीन्स सिंपल सब्जेक्ट इज जस्ट अ वर्ड विदाउट एनी मॉडिफायर। सो simple subject is just a word without any modifier। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे हम। सिंपल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होगा
जिसका कोई भी मॉडिफाई नहीं हो, सिर्फ एक वर्ड बनेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में हम चेक करेंगे कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है इसके अंदर। देखिए, सिंपल सब्जेक्ट इज जस्ट अ वर्ड, एक वर्ड है सिंपल सब्जेक्ट विदाउट एनी मॉडिफायर। इस सब्जेक्ट का कोई भी मॉडिफायर नहीं है। रमेश जो सब्जेक्ट है इसका कोई मॉडिफायर नहीं है, तो ये क्या बनेगा? सिंपल सब्जेक्ट बनेगा। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे अभी हमने कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा था, दैट मीन्स उसके अंदर 2 क्लोज होते हैं। सेम एज कंपाउंड सब्जेक्ट, वर्ड सेम है, सिर्फ वहाँ क्लोज की जगह क्या ले लिया हमने? सब्जेक्ट ले लिया। दैट मीन्स वहाँ एक कंपाउंड क्लोज में 2 क्लोज हो जाते हैं, मोर देन 1 क्लोज होता है। सेम एज कंपाउंड सब्जेक्ट में भी क्या होगा? अ सेंटेंस विच हैज़ मोर देन 1 सब्जेक्ट। दैट मीन्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे और दोनों क्या होंगे? कंपाउंड होने चाहिए। इट इज मेड ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो 2 सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि चेक करते हैं एग्जांपल से। रमेश एंड गणेश आर, सेम एग्जांपल लेते हैं, बस सब्जेक्ट मैंने चेंज किया है, यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट ऐड किया है मैंने। यहाँ से हम समझते हैं इसे, रमेश एंड गणेश आर सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर देखिए रमेश और गणेश, देयर आर 2 सब्जेक्ट्स और दोनों क्या हैं? कंपाउंड हैं। चेक कर सकते हैं आप। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। जैसे कि वर्ड ही हमारा कंपाउंड है, दैट मीन्स संयुक्त, तो दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट बना रहे। देखो, रमेश एंड गणेश दोनों मिलकर इट इज़ मेड ऑफ 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट से जब एक सब्जेक्ट बनता है, यहाँ से यहाँ तक दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं, तो दोनों सब्जेक्ट से जब एक सब्जेक्ट बन रहा है 2 सब्जेक्ट से, तो उसे बोलते हैं हम कंपाउंड सब्जेक्ट। आगे हम देखते हैं थर्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का वो होगा कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट दोनों में, सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? एक वर्ड होता है जिसका कोई मॉडिफायर नहीं होगा। सेम एज कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या होगा? एक वर्ड तो होगा लेकिन उसका मॉडिफायर रहेगा। देख लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं इसे भी। कंप्लीट सब्जेक्ट इज जस्ट अ वर्ड with modifiers. With a modifier. That means complete subject क्या होगा? एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफायर रखेगा, और सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा? एक ऐसा वर्ड जिसका कोई मॉडिफायर नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो अगर इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, दैट बॉय is singing a song। देखिए, बॉय सब्जेक्ट है, उसका मॉडिफायर है दैट, तो यहाँ से ये कंप्लीट सब्जेक्ट बनता है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। वर्ल्ड्स यंगेस्ट Pope was 11 years old। देखिए, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? पोप, लेकिन उसका मॉडिफायर कौन है? द वर्ल्ड्स यंगेस्ट। ये जो फ्रेज है द वर्ल्ड्स यंगेस्ट, ये पोप को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एक वर्ड है, लेकिन वर्ड का क्या है? मॉडिफायर है। तो इस तरीके के जो वर्ड होंगे वो कंप्लीट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। सॉरी, तो यहाँ से हमने सब्जेक्ट को पढ़ा,
सब्जेक्ट डूअर पर्सन होता है। सब्जेक्ट के 3 टाइप्स पढ़े हमने। और फर्स्ट वन इज सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट इज जस्ट वन वर्ड विदाउट एनी मॉडिफायर। कंप्लीट सब्जेक्ट को भी हम यहीं से क्लियर कर सकते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट इज जस्ट वन वर्ड विद मॉडिफायर। और कंपाउंड सब्जेक्ट दैट मीन्स जब 2 सब्जेक्ट मिलकर एक सब्जेक्ट बनाते हैं, इट इज़ मेड ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। अभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पॉज करके। सेकेंड एलिमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, वो है वर्ब। हम पढ़ेंगे वर्ब की डेफिनेशंस, उसके टाइप्स, कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर फॉर वर्ब। तो सेकंड टॉपिक जो है हमारा, सेकंड एलिमेंट जो है हमारा, सॉरी, वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वर्ब इज एक्शन वर्ड। ऐसा कोई भी वर्ड जिसके एक्सप्रेशंस क्या हो, एक्शन वाले। दैट मीन्स उससे कोई ना कोई एक्शन निकल के आ रहा है, जैसे प्ले, खेलना, सिट, बैठना, स्पीक, बोलना, वी, रोना। इस तरह के कोई भी ऐसा वर्ड हो जो एक्शन शो कर रहा हो आपको, तो वो होता है वर्ब। इसके जो टाइप्स होते हैं या जो काइंड्स होते हैं चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हम ये 2 वर्ब कंप्लीट करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट। Intransitive verb, a verb without object। आप अपनी बुक्स में चेक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, a verb with object, a verb without object। तो इनको फर्स्ट जो हमने कैटेगरी फाइंड आउट की है वो वर्ब की, वो है ट्रांजिटिव की और इंट्रांजिटिव की। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि एक ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट है और एक ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल जो दिया था उसे ले लेते हैं। रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और यहाँ लेते हैं द बर्ड्स आर फ्लाइंग। फ्लाई एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा ही इंट्रांजिटिव रहती है। यहाँ से मैंने चेक किया, रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ से सब्जेक्ट है, ये वर्ब है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। हियर वी कैन अंडरस्टैंड अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। A verb without object, that means it's a intransitive verb। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नेक्स्ट काइंड्स हैं वर्ब के वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब, वी कैन ऑल्सो कॉल इट नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती है। व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब्स आर टोटल 28। 28 में हम कैटेगरी बनाते हैं इनकी, किस किस तरीके से 28 रहेंगी टोटल। 11 आपकी रहेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल HVs, 13 आपके रहेंगे मॉडल्स, V1 प्लस S या ES एंड V2। 3 are is here, V1 plus SAES and V2, और जो लास्ट में B की फॉर्म। दैट मीन्स 11, 13, 24, 3, 27 and 1,
28. So total finite verb are there 28. Infinite verbs कितनी होती हैं? Infinite verb के कैटेगरी बना लेते हैं इनके भी हम। इसके अंदर होते हैं इन्फिनेटिव्स, जीरंड्स, नॉन फाइनाइट, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेम उसी को बोलेंगे, लेकिन फिर एक पार्ट हम इसका लिख देते हैं। सो टोटल में फाइनाइट वर्ब्स वर्ब में, इन्फिनेटिव वर्ब में जो हम देख रहे थे, इसके जो टाइप्स हैं, इन्फिनेटिव्स होते हैं इसके अंदर, जीरंड्स भी होते हैं इसके अंदर, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है इसके अंदर, जो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। वो होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स आपकी टेंस के लिए काम में आते हैं। दो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो आज जो हमने पढ़ा सेंटेंस के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, क्लोज, दोनों पढ़े हैं हमने। दोनों के अंदर आपको पूरी डिटेल्स मैंने आपको जो दी है। सेंटेंस में हमने पढ़े हैं आज सब्जेक्ट, वर्ब, और क्लोज में हमने पढ़े हैं तीन टाइप्स के सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सेम एज हमने सब्जेक्ट के भी पढ़े हैं। और इसका जो होमवर्क रहेगा वो आपको एक्सरसाइजेज जो होंगी आपकी बुक्स में जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको सॉल्व करनी है। उनके अंदर आपको जो सेंटेंसेस होंगे उनके अंदर चेक करने की कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है, फाइंड आउट करना है आपको आपकी एक्सरसाइजेज में। सेंटेंसेस लिखने हैं आपको, उन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब को फाइंड करना है। फिर वर्ब में भी आपको कैटेगरी फाइंड करनी है कि वो ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है। उनमें से फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी है और इनफाइनाइट के आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।